साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 7। डॉक्टर ने कहा, पथ के दावेदार नाम रखकर सुमित्रा ने इस दल की स्थापना की है। जीवन यात्रा में पथ पर चलने का मनुष्य को कितना बड़ा अधिकार है। संस्था के सदस्य अपना पूरा जीवन लगाकर यही बात हर मनुष्य को बता देना चाहते हैं। सुमित्रा के अनुरोध पर जितने दिन यहाँ रहूँगा इस दल को सुसंगठित करने का प्रयास करूँगा। इसके अतिरिक्त मेरा कुछ संबंध नहीं। ये है समाज सुधारक। लेकिन समाज सुधार के लिए घूमने को ना तो मेरे पास समय है ना धैर्य। हो सकता है कुछ दिन यहाँ रहूँ, हो सकता है कल ही चलता बनूँ, फिर जीवन भर भेंट ना हो। मेरे जीने या मरने का समाचार भी संभव है आप तक न पहुँचे। ये वचन शांत और धीमे थे। उच्छ्वास का आवेग उनमें नहीं था। सव्यसाची का जो विवरण उसने चाचा जी से सुना था वो अपूर्व को याद आ गया। लेकिन तभी याद आया, वो तो पत्थर है, उसके लिए पीड़ा का अनुभव कैसा। उसने पूछा, सुमित्रा कौन है, आपसे कैसे परिचय हुआ। डॉक्टर थोड़ा हंस दिए। उत्तर न मिलने पर अपूर्व स्वयं समझ गया कि पूछना ठीक नहीं हुआ। कुछ पल मौन रहकर डॉक्टर बोले, आपकी कृपा से आज रास्ता निर्विघ्न है, लेकिन अक्सर होता नहीं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, सुनूं तो। अपूर्व बोला, सोचता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन उसे छोड़िए। अच्छा, आपने कहा मनुष्य का पथ पर निर्विघ्न चलने का अधिकार। जिस प्रकार आज हम लोग पथ पर निर्विघ्न चल रहे हैं, ऐसा ही ना। डॉक्टर हंसकर बोले, हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही। अपूर्व ने कहा, जो स्त्री पति को छोड़कर पथ के दावेदारों की सदस्य बनने आई है वो भी मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका। मैं भी ठीक प्रकार से समझ गया हूँ, कह नहीं सकता। उन सब बातों को सुमित्रा ही अच्छी तरह जानती है। अपूर्व ने पूछा, उसके पति शायद नहीं हैं। डॉक्टर चुप हो रहे। अपूर्व को लज्जा से फिर याद आया कि वो कोई उत्तर नहीं देंगे। डॉक्टर के मुंह की ओर देखकर उसे लगा मानो इस आश्चर्यमय व्यक्ति के अशांत जीवन के एक गोपनीय भाग को अचानक उसने देख लिया है। उसने स्पष्ट देखा, उस भीषण रूप से सतर्क व्यक्ति की आंखों पर एक धुंधला सा जाला छा गया था। अपूर्व ने और कुछ नहीं पूछा, चुपचाप चलने लगा। अचानक डॉक्टर ने हंसकर पूछा, देखिए अपूर्व बाबू, आपसे मैं सच कहता हूँ, स्त्रियों की ये प्रणय जनित मान अभिमान की बातें मैं कुछ नहीं समझता। इनमें बेकारी समय नष्ट होता है। इतना समय मेरे पास कहाँ है। अपूर्व के प्रश्न का ये उत्तर नहीं था। वो चुप ही रहा। डॉक्टर बोले, चुप क्यों हो, बातचीत क्यों नहीं करते। क्या कहूँ बताइए। डॉक्टर बोले, देखिए अपूर्व बाबू, भारती बहुत अच्छी लड़की है। जैसी बुद्धिमती है वैसी ही कर्मठ और शिष्ट भी। ये बात भी बेकार थी, लेकिन अपूर्व ने यह भी नहीं पूछा कि आप उससे कितने दिनों से परिचित हैं और किस प्रकार। बोला, हाँ। लेकिन डॉक्टर शायद अपनी अंतिम बात का ही सूत्र पकड़कर बोले, आपके विषय में उन्होंने बताया था कि आप भयंकर हिंदू हैं, एकदम कट्टर। भारती ने कहा था कि उसने इतने कट्टर हिंदू की जात बिगाड़ दी है। हो सकता है, अपूर्व बोला। उसकी तर्क करने की इच्छा नहीं थी। रास्ता भी लगभग समाप्त हो चला था। गली के मोड़ पर डॉक्टर ने जैसे अपने सुस्त मन को एकाएक झकझोर कर जगा दिया। बोले, अपूर्व बाबू। स्वर की तेजी से सचेत होकर अपूर्व ने सतर्क होकर कहा, कहिए। डॉक्टर बोले, मेरे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे चले जाने पर अपना संकोच छोड़कर सुमित्रा की सहायता कीजिएगा। ऐसी स्त्री आप सारे संसार में भी न पा सकेंगे। इसका पथ का दावेदार कहीं निरादर तथा अवहेलना से मर न जाए। तो फिर आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यहाँ से चले जाना ही मंगलमय है। मेरी सहायता की आप लोगों को ज़रूरत नहीं। सब लोग मिलकर इसे संगठित करिए। इसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा कल्याण होगा। नवतारा की घटना पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, लेकिन सुमित्रा पर तो करेंगे। विश्वास के लिए इतना ऊंचा स्थान और कहीं नहीं मिलेगा। अपूर्व बाबू, मैंने पहले ही बता दिया है कि स्त्रियों की बातें मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन जब सुमित्रा कहती है कि विघ्न बाधाहीन स्वतंत्र जीवन यात्रा का मानव को अधिकार है, तब इस दावे की किसी भी युक्ति से अवहेलना नहीं की जा सकती। केवल मनोहर के ही नहीं, अनेक लोगों के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने से नवतारा का जीवन निर्विघ्न हो जाता, ये मैं जानता हूँ। और जिस पथ को उसने स्वयं चुना है वो भी निरापद नहीं है।
लेकिन स्वयं विपत्ति में डूबे रहना, मैं भी भला किस बूते पर उस पर विचार करूं? बताइए तो। सुमित्रा कहती है, इस जीवन को निर्विघ्न बिता पाना ही क्या मनुष्य का चरम कल्याण है? मनुष्य के विचार और प्रवृत्ति ही उसके कर्तव्य को निर्धारित करते हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा निर्धारित विचारों और प्रवृत्ति के द्वारा जब वो अपने स्वाधीन विचारों का मुंह बंद कर देता है, तब उससे बढ़कर आत्महत्या तो मनुष्य के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इस बात का कोई भी उत्तर मैं खोजने पर भी नहीं पा सकता हूँ अपूर्व बाबू। लेकिन यदि सभी अपने ही विचारों के अनुसार, डॉक्टर ने बीच में ही रोककर कहा, अर्थात अगर सभी अपने ही विचारों के अनुसार काम करना चाहें, उस दिशा में कैसा कांड होगा, ये बात आप एक बार सुमित्रा से पूछकर देखिए। अपने प्रश्न की त्रुटि समझकर अपूर्व से सुधारना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला। डॉक्टर ने रोककर कहा, लेकिन अब कोई तर्क नहीं चलेगा अपूर्व बाबू, हम लोग अब पहुंच गए हैं, इस विषय में फिर कभी बात की जाएगी। अपूर्व ने देखा, वही लाल रंग का विद्यालय, उसके 2 तल्ले के भारती के कमरे में उस समय भी रोशनी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने पुकारा, भारती। खिड़की से झांककर भारती ने व्याकुल स्वर में पूछा, विजय से आपकी भेंट हुई डॉक्टर साहब? वो आपको बुलाने गया है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तुम लोगों को प्रेसिडेंट का आदेश ही तो है, लेकिन कोई भी आदेश इतनी रात गए किसी को भी उस रास्ते से भेज नहीं सकेगा। देख रही हो, किसी को साथ लौटा लाया हूँ। भारती ने ध्यान से देखकर अंधेरे में भी उसे पहचान लिया। बोली, ठीक नहीं किया, लेकिन आप शीघ्र जाइए। नरहरि ने शराब पीकर अपनी हेम के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी है। बचेगी या नहीं, इसमें संदेह है। सुमित्रा दीदी वहीं गई हैं। डॉक्टर बोले, अच्छा ही तो किया है, मरती हो तो मर जाए, लेकिन मेरे अतिथि? भारती बोली, महिलाओं पर आपकी विशेष अनुकंपा रहती है, लेकिन हेम के बजाय अगर नरहर के साथ ऐसा हुआ होता तो आप अब तक दौड़े चले गए होते। मान लो दौड़ा चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अतिथि? भारती दीपक लिए नीचे आ गई और द्वार खोलकर बोली, अब आप देर मत कीजिए। लेकिन क्या इनको ईसाई आतिथ्य स्वीकार होगा? इनको छोड़कर कैसे जाऊं मैं भारती? उसे तुम लोगों ने अस्पताल भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की? भारती नाराज होकर बोली, जो कुछ करना हो कीजिए, आपके पैर पड़ती हूँ, देर ना कीजिए। इनको मैं संभाल लूँगी, मुझे अभ्यास है। कृपया आप फौरन जाइए। अपूर्व कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर तेजी से अंधेरे में विलीन हो गए। सीढ़ियाँ चढ़कर अपूर्व भारती के कमरे में पहुंचा और अच्छी तरह देखकर एक आराम कुर्सी बिछाकर लेट गया। कुछ देर बाद जब भारती ने ऊपर आकर तिपाई पर दीपक रखा तो अपूर्व को एकाएक लज्जा का अनुभव हुआ। ये कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी दोनों ने एक कमरे में रात बिताई है, लेकिन आज ये लज्जा क्यों? वो मन ही मन इसका कारण खोजने लगा तो सहसा उसे तिवारी की बात याद आ गई। भारती ने उसे जगाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन पुराने मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद करने में जो खटपट की आवाज़ हुई वो वास्तविक नींद के लिए अत्यंत विघ्नकारक थी। अपूर्व उठ बैठा, आंखें मलकर उसे जमाई लेते हुए बोला, ओह, इतनी रात को फिर लौट आना पड़ा? जाते समय आप ये बात बताकर क्यों नहीं गए? सरकार जी से कहकर आपके लिए भोजन मंगवा कर रख लेती। लौट आने की बात क्या मैं जानता था? भारती ने सहज स्वर में कहा, मुझसे ही भूल हुई, भोजन के बारे में उनसे उसी समय कह देना चाहिए था। इतनी रात गए ये बखेड़ा उठाने की नौबत ना आती। आप इतनी देर कहाँ बैठे रहे? उन्हीं से पूछिए कि 3 कोस का मार्ग चलना बैठकर समय बिताना कहलाता है या नहीं। भारती बोली, गोरख धंधे में पड़ गए थे, यही ना? फिर चलना ही सार निकला। यह कहकर खड़े होने के बाद जरा हंसकर बोली, संध्या आदि अब भी करते हैं या नहीं? कपड़ा दे रही हूँ, इन कपड़ों को उतार दीजिए। ये कहकर आंचल समेत चाबियों का गुच्छा हाथ में लेकर एक अलमारी खोलती हुई बोली, बेचारा तिवारी घबरा जाएगा। लगता है ऑफिस से लौटने पर एक बार भी डेरे पर जाने का समय नहीं मिला। अपूर्व ने क्रोध को दबाते हुए कहा, अवश्य ही आप ऐसी अनेक वस्तुएं देख लेती हैं जिन्हें मैं नहीं देख पाता, स्वीकार करता हूँ इसे, लेकिन कपड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है। संध्या आदि का झंझट कहीं नहीं गया, इस जन्म में जाएगा ऐसा भी समझ में नहीं आता, लेकिन आपके दिए कपड़े से इसके लिए सुविधा नहीं होगी। रहने दीजिए, कष्ट मत कीजिए। पहले देखिए तो कि मैं क्या देती हूँ। मैं जानता हूँ टसर रेशम, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मत निकालिए। संध्या नहीं करेंगे? नहीं। सोएंगे क्या पहनकर? कोट पतलून पहनकर? हाँ। खाना भी नहीं खाइएगा? नहीं। सच? अपूर्व ने बिगड़ कर कहा, आप क्या खेल कर रही हैं?
भारती उसके चेहरे की ओर देखकर बोली, खेल तो आप ही कर रहे हैं, क्या आप में शक्ति है कि भोजन न करके उपवास करके रह सकें? यह कहकर उसने अलमारी खोली, टसर की एक सुंदर साड़ी निकाल कर बोली, एकदम पवित्र है, मैंने इसे कभी पहना नहीं है। उस छोटे कमरे में जाकर कपड़े बदल आइए, नीचे नल है, हाथ मुंह धोकर संध्या पूजा कर लीजिए। अचानक उसकी बातचीत का ढंग ऐसा बदल गया कि अपूर्व अवाक रह गया। धीरे से बोला, लाइए कपड़ा, मैं नीचे जाऊं, लेकिन मैं किसी के हाथ का भात ना खा सकूंगा, ये कह देता हूँ। भारती कोमल होकर बोली, सरकार जी अच्छे ब्राह्मण हैं, आचारहीन नहीं हैं, स्वयं रसोई बनाते हैं, सब खाते हैं उनके हाथ का, कोई भी आपत्ति नहीं करता, डॉक्टर साहब का खाना भी उन्हीं के यहाँ से आता है। अपूर्व का संदेह तब भी दूर नहीं हुआ, उदास मन से बोला, जिस के हाथ की वस्तु से मुझे घृणा होती है। भारती हंसकर बोली, जिस के हाथ की वस्तु खाने के लिए क्या मैं आपको दे सकती हूँ? मैं उन्हीं से मंगवाऊंगी, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यह कहकर वो हंस पड़ी। अपूर्व नीचे चला गया, लेकिन उसके चेहरे का भाव देखकर भारती को समझने में देर नहीं लगी कि होटल का खाना खाने में उसे संकोच हो रहा है। अपूर्व रेशमी साड़ी लपेटकर काठ की बेंच पर बैठा संध्या कर रहा था। भारती बाहर जाते हुए बोली, सरकार जी को लेकर लौटने में मुझे देर नहीं लगेगी, तब तक आप नीचे ही रहिएगा। भारती को लौटने में देर हुई भी नहीं। अपूर्व संध्या पूजा कर चुका था। भारती के साथ सरकार जी थे, उनके हाथ में भोजन का थाल था। धरती पर जल छिड़क कर फिर चौका ठीक करके थाल रख दिया। उसके जाने पर भारती ने हाथ जोड़कर कहा, यह म्लेच्छ का अन्न नहीं है, ये खर्च डॉक्टर साहब ने किया है, अब आप संकोच छोड़कर भोजन कीजिए। अपूर्व इस परिहास को प्रसन्नता से सहन नहीं कर सका। वो किसी का छुआ अन्न नहीं खाता, होटल के भोजन में उसकी रुचि नहीं, लेकिन वह किसी म्लेच्छ ने किया या ब्राह्मण ने, इसके लिए बेकार का कट्टरपन उसमें नहीं है। उसके लिए बड़े भाइयों ने उसकी शुद्धाचारणी माँ को अनेक दुख दिए हैं। भली हो या बुरी हो, उसे माता की आज्ञा का उल्लंघन करने में अत्यंत पीड़ा होती है। भारती ये नहीं जानती, ऐसी बात नहीं है, फिर भी इस व्यंग्य से उसका मन दुखी हो उठा। लेकिन कोई उत्तर न देकर वो आसन पर आ बैठा और भोजन करने लगा। भारती कुछ दूर धरती पर बैठी रही। सहसा वो मन ही मन कुंठित हो गया। ईसाई होने का कारण वो होटल के रसोई घर में नहीं गई थी। इतनी रात गए, सबका खाना पीना हो चुकने के बाद जो कुछ बचा था, सरकार जी उसी को उठा लाए थे, उसे भारती ने देखा नहीं था। कमरे में रोशनी पूरी ना होने पर भी जो उसे खाना दिखाई दिया, उसे देखते ही वो स्तब्ध हो उठी। कितनी ही बार उसने अपने ऊपर वाले कमरे के फर्श के छेद से झांककर चोरी छिपे इस व्यक्ति को भोजन करते देखा था। तिवारी की छोटी से छोटी गलती से ही इस चिड़चिड़े आदमी को भोजन बर्बाद होते भारती ने अनेक बार देखा था। वही व्यक्ति आज चुपचाप जब उस न खाने योग्य भोजन को खाने लगा तो चुप न रह सकी। व्याकुल होकर बोल उठी, रहने दीजिए, इसे खाने की आवश्यकता नहीं, आप इसे नहीं खा सकेंगे। अपूर्व विस्मित होकर बोला, खा ना सकूंगा? क्यों? नहीं खा सकते, नहीं खा सकूंगा। ये कहकर वो खाने ही जा रहा था कि भारती पास आकर बोली, आप तो खा सकेंगे, लेकिन मैं खिला नहीं सकूंगी। खाकर बीमार पड़ने पर इस देश में मुझे ही तो भरना पड़ेगा, उठिए। अपूर्व ने उठकर पूछा, तो मैं क्या खाऊंगा? ये कहकर उसने भारती की ओर इस तरह देखा कि उसकी असहाय भूख की बात भारती से छिपी न रह सकी। अपूर्व शांत आज्ञाकारी बालक के समान हाथ धोकर ऊपर की मंजिल पर चला गया। कुछ देर बाद ही सरकार जी और उनके होटल के सहयोगी आ गए। एक आदमी के हाथ में फरुई की डाली और दूध की कटोरी थी, दूसरे के हाथ में थोड़े से फल और जल का लोटा था। ये आयोजन देख को मन ही मन प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न होकर उसने खाने में मन लगाए दरवाजे के बाहर सीढ़ी के पास खड़ी भारती देखती रही। अपूर्व बोला, कमरे में आ जाइए, काठ के फर्श का स्पर्श दोष मानने से बर्मा में नहीं रहा जा सकता। भारती हंसकर बोली, ये क्या कह रहे हैं, आप तो बहुत उदार हो गए हैं। अपूर्व ने कहा, वास्तव में इसमें कोई दोष नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा है, चलिए लौट चलें। मैं लौट आया, यहाँ शराबियों की वजह से खून खराबी हो गई है, ये कौन जानता था? जानते तो क्या करते? मेरे लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, ये जानता तो कभी ना लौटता। भारती बोली, संभव है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप स्वयं अपनी इच्छा से लौट आए हैं। अपूर्व का चेहरा लाल पड़ गया, मुंह का ग्रास निकल कर बोला, नहीं, कभी नहीं, कल डॉक्टर बाबू से पूछकर देख लेना। पूछताछ की क्या ज़रूरत है, आप क्या झूठ बोलेंगे?
ये उत्तर सुनकर अपूर्व जल उठा। उसके लौटने पर भारती ने जो विचार प्रकट किया उसे याद करके बोला, झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, आप विश्वास नहीं कर सकती। मैं क्यों विश्वास करूंगी? मैं ये नहीं जानता जिसका जैसा स्वभाव होता है। कहकर वो मुंह नीचा करके भोजन करने लगा। आप बेकार ही नाराज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब के कहने से ना आकर अपनी इच्छा से आ जाने में क्या दोष है? वो जो आप स्वयं खोजते हुए मेरे पास आए उसमें भी क्या दोष था? संध्या को हालचाल जानने के लिए आना और आधी रात को लौट कर आना, दोनों में अंतर है। भारती बोली, नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर बताकर गए होते तो खाने पीने की इतनी परेशानी नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक करके रखवा दिया होता। अपूर्व चुपचाप भोजन करने लगा। जब भोजन समाप्त हो गया तो अचानक मुंह ऊपर उठाकर देखा, भारती स्निग्ध होकर और कौतुक भरी नज़रों से चुपचाप उसकी ओर देख रही है। बोली, देखिए तो खाने में कितना कष्ट हुआ। आज आपको न जाने क्या हो गया, सीधी सी बात भी नहीं समझ पा रही हूँ। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बात सीधी सादी ना हो सकने के कारण समझ में ना आ रही हो। कहकर भारती खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपूर्व भी हंस पड़ा। उसे संदेह हुआ कि इतनी देर से भारती शायद उसे झूठ मूठ ही परेशान कर रही थी। जल समाप्त हो गया था। खाली गिलास देखकर भारती व्यग्र हो उठी। ये जो, क्या और जल नहीं है? है तो, कहकर भारती क्रुद्ध होकर बोली, इतना नशा करने से मनुष्य को याद नहीं रहता। पीने के पानी का लोटा शिबू नीचे के नल पर ही छोड़ गया। अब आप हाथ धोकर पी लीजिए, लेकिन क्रोध मत कीजिए, ये कह देती हूँ। अपूर्व ने हंसते हुए कहा, इसमें क्रोध करने की क्या बात है? भोजन के समय पीने भर को जल न मिलने पर बड़ी अतृप्ति होती है, लगता है पेट नहीं भरा, लेकिन इसीलिए कुछ छोड़कर उठ जाने से भी तो काम नहीं चलता। अच्छा जाऊं, जल्दी से शिबू को बुला लूं? भोजन समाप्त हो चुका था, फिर भी जबरदस्ती दो चार कौर मुंह में ठूंस कर जब वो उठकर खड़ा हुआ तो उसे लज्जा महसूस होने लगी। बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई, मैं हाथ धोने के बाद पानी पी लूँगा। भारती हंसकर बोली, मैं रोशनी दिखाती हूँ, आप नीचे चलकर मुंह धो लीजिए, जल का लोटा सामने ही रखा है, भूल न जाइएगा। हाथ मुंह धोकर अपूर्व जब ऊपर आया तो देखा कि उसकी जूठन हटाकर भारती ने जगह साफ कर दी है। एक और छोटी तिपाई पर तश्तरी में इलायची सुपारी आदि रखी है। भारती के हाथ से तौलिया लेकर हाथ मुंह पोंछकर इलायची सुपारी मुंह में डालकर वो आराम कुर्सी पर आ बैठा। बोला, ओह, इतनी देर के बाद शरीर में जैसे प्राण आ गए, कितनी जोर की भूख लगी थी। फिर दीपक के प्रकाश में भारती का चेहरा देखकर बोला, देख रहा हूँ आपको भी सर्दी लग रही है। नहीं तो, कहाँ? नहीं क्यों, गला भारी है, आंखें सूजी हुई हैं, ठंड बहुत है, अब तक इस ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। भारती ने उत्तर नहीं दिया। अपूर्व बोला, ठंड का अपराध क्या है, इतनी रात गए दौड़ धूप जो करनी पड़ी है। फिर रुककर बोला, लौटकर मैंने आपको व्यर्थ ही कष्ट दिया, लेकिन कौन जानता था कि डॉक्टर साहब बुलाकर अंत में आफत आपके गले मरकर स्वयं ही खिसक जाएंगे, भुगतना तो आपको पड़ा। भारती बोली, यही हुआ, लेकिन जब भगवान ने बोझा खींचने का काम सौंपा है तो फिर नालिश किससे करने जाऊं? अपूर्व आश्चर्य से बोला, इसका क्या अर्थ है? भारती उसी तरह काम करते करते बोली, अर्थ मैं नहीं जानती, लेकिन देख रही हूं कि जब से आपने बर्मा में पांव रखा है तब से मैं ही बोझ ढो रही हूँ। पिताजी से झगड़ा आपने किया, दंड मैंने भोगा, घर पर पहरेदारी के लिए तिवारी को आपने छोड़ा, उसकी सेवा करते करते मर मिटी मैं। भय लग रहा है कि कहीं सारा जीवन आपका बोझ ही न ढोना पड़े। रात हो गई, सोइएगा कहाँ? मैं क्या जानूँ? भारती बोली, होटल में डॉक्टर साहब के कमरे में आपके लिए बिस्तर ठीक करने को कह आई हूँ, शायद व्यवस्था हो गई हो। वहाँ मुझे कौन ले जाएगा, मुझे तो पता नहीं, मैं चलती हूँ। चलिए, कहकर अपूर्व उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ संकोच के साथ बोला, लेकिन तकिया और बिछौने चादर लेता जाऊँगा, दूसरे के बिछौने पर मैं सो नहीं पाऊँगा। यह कहकर बिछौना उठाने जा रहा था कि भारती ने रोक दिया। इतनी देर के बाद उसका गंभीर चेहरा हंसी से खिल उठा, लेकिन उसे छिपाने के लिए मुंह फेर कर धीरे से बोली, यह भी तो दूसरे का ही बिछौना है अपूर्व बाबू। इस पर बैठने में आपको घृणा का अनुभव ना होता हो तो भारी आश्चर्य है, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो आपको होटल में सोने की जरूरत ही क्या है, यहीं सोइए। लेकिन आप कहाँ सोएंगी, आपको कष्ट होगा। भारती बोली, नहीं। फिर उंगली से दिखाकर कहा,
उस छोटे से कमरे में कुछ बिछाकर मैं अच्छी तरह सो सकूंगी। केवल काठ के फर्श पर हाथ को ही तकिया बनाकर तिवारी के पास कितनी ही रातें बितानी पड़ी थी। 1 महीने पहले की बात याद करके अपूर्व बोला, एक रात मैंने भी देखा था। भारती ने हंसते हुए कहा, ये बात आपको याद है? आज उसी तरह फिर देख लेना। तब तो तिवारी बहुत बीमार था, लेकिन अब लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या? दूसरों के बारे में व्यर्थ की कुछ सोचने का छोटा मन यहाँ किसी का नहीं है। लेकिन नीचे की बेंच पर भी तो मैं सो सकता हूँ। भारती बोली, तब जब मैं सोने दूँ? इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए अस्पृश्य हूँ, इसलिए आपसे मुझे कोई हानि पहुँच नहीं सकती है। ये भय ही नहीं है मुझे। अपूर्व आवेग से बोला, मुझसे आपका कभी अकल्याण हो सकता है, यह भय मुझे भी नहीं है। लेकिन किसी को अस्पृश्य कहने से मुझे सबसे अधिक पीड़ा होती है। अस्पृश्य शब्द में घृणा का भाव है, लेकिन आपसे तो घृणा नहीं करता मैं। हम लोग की जाति अलग है, इसलिए आपका छुआ मैं नहीं खा सकता। लेकिन इसका कारण क्या घृणा है? ये झूठ है। इसके लिए आप मन ही मन मुझसे घृणा करती हैं। उस दिन भोर में ही मुझे अथाह सागर में डालकर जब आप चली आईं, उस समय आपकी मुखाकृति मुझे आज भी याद है। उसे मैं जीवन भर न भूल सकूंगा। सब कुछ चाहे भूल जाएं, लेकिन मेरा ये अपराध न भूलिएगा। कभी नहीं। मेरी उस मुखाकृति में क्या भावना थी? घृणा? अवश्य ही। भारती हंस पड़ी। अर्थात मनुष्य का मन समझने की बुद्धि आपकी अत्यंत तीक्ष्ण है या नहीं? लेकिन अब जरूरत नहीं है, आप सो जाइए। मुझे तो रात को जगने का अभ्यास है, लेकिन आप और अधिक जागेंगे तो मुझे भुगतना होगा। कहकर वो पास की कोठरी में चली गई। भारती चली गई, लेकिन अपूर्व की आंखों में नींद की छाया तक न थी। कमरे के कोने में टंगी हुई बत्ती टिमटिमा रही थी। बाहर रात का अंधकार छाया हुआ था। उसका संपूर्ण शरीर मानो रोम रोम में अनुभव करने लगा कि कमरे के इस बिस्तर पर इस नीरव रात में इसी प्रकार चुपचाप सो रहने की तरह सुंदर वस्तु तीनों लोक में नहीं है। प्रातःकाल उसकी नींद भारती के पुकारने पर टूटी। आंखें खोलते उसने देखा वो उसके पैरों के पास खड़ी है। उठिए, क्या ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है, देख रहा हूँ आप नहा भी चुकी हैं। आपको भी सारे काम जल्दी निपटा लेने चाहिए। कल अतिथि सत्कार में काफ़ी त्रुटि हुई, लेकिन आज हमारे प्रेसिडेंट का आदेश है कि आपको अच्छी तरह खिलाए पिलाए बिना किसी भी तरह से न जाने दिया जाए। अपूर्व ने पूछा, कल वाली स्त्री बच गई? उसे अस्पताल भेज दिया गया है, बचने की आशा तो है। उस स्त्री को अपूर्व ने कभी देखा नहीं था, फिर भी उसके कुशल समाचार से उसने बड़ी राहत महसूस की। आज किसी का कोई भी अकल्याण मानो वो सह नहीं सकेगा, उसे ऐसा महसूस हुआ। स्नान, संध्या, पूजा आदि समाप्त करके कपड़े पहनकर वो तैयार होकर जब ऊपर पहुंचा तो लगभग 9 बज चुके थे। इसी बीच चौका ठीक करके सरकार जी भोजन रख गए। अपूर्व ने आसन पर बैठकर पूछा, आपकी प्रेसिडेंट से तो मेरी भेंट नहीं हुई, क्या उनके अतिथि सत्कार की यही रीति है? आपके जाने से पहले भेंट हो जाएगी। आपके साथ उनको शायद कुछ ज़रूरी काम भी है। और डॉक्टर साहब जो मुझे बुलाकर लाए हैं, शायद वो अभी बिछौने पर ही पड़े हैं। बिछौने पर लेटने का उन्हें समय ही नहीं मिला। अभी अभी अस्पताल से आए हैं। सोने न सोने किसी का भी उनके निकट कोई मूल्य नहीं है। अपूर्व ने पूछा, इससे क्या वो बीमार नहीं पड़ते? मैंने तो देखा नहीं। लगता है सुख दुख दोनों ही उनसे हार मानकर भाग गए हैं। सामान्य मनुष्य के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनके प्रति आप सब लोगों की अपार श्रद्धा है। श्रद्धा है। श्रद्धा तो अनेक लोगों की अनेक चीज़ों पर होती है। कहते कहते उसका कंठ स्वर अचानक भारी उठा। बोली, उनके जाते समय जी चाहता है कि रास्ते की धूल पर लेटी रहूं, वो छाती के ऊपर पैर रखकर चले जाएं। इच्छा होती है, लेकिन आशा कभी पूरी नहीं होती अपूर्व बाबू। ये कहकर उसने मुंह फेर कर झटपट आंखों के दोनों कोने पोंछ डाले। अपूर्व ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप भोजन करने लगा। उसे बार बार याद आने लगा कि सुमित्रा और भारती के सम्मान इतनी पढ़ी लिखी और बुद्धिमती नारियों के हृदय में जिस व्यक्ति ने इतनी ऊंचाई पर सिंहासन बना लिया है, भगवान ने उसे किस धातु का बनाकर संसार में भेजा है? उसके द्वारा वो कौन सा असाधारण कार्य संपन्न कराएंगे? ऑफिस के कपड़े पहनकर तैयार होकर उसने कहा, चलिए डॉक्टर साहब से भेंट कराएं। चलिए, उन्होंने आपको बुलाया भी है। सरकार जी के जीर्ण शीर्ण होटल के एक बहुत ही भीतरी कमरे में डॉक्टर साहब रहते हैं। रोशनी नहीं है, हवा नहीं है। आसपास गंदा पानी जमा हो जाने से बदबू फैल रही है। अत्यंत पुराने तख्तों पर पैर रखने से लगता है कि कहीं टूटकर गिर ना पड़े।
ऐसे ही गंदे और भद्दे कमरे में रास्ता दिखाती हुई भारती उसे ले गई तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उस कमरे में पहुंचकर कुछ देर तक तो अपूर्व को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने स्वागत करते हुए कहा, आइए अपूर्व बाबू। ओह, कैसा भयानक कमरा आपने ढूंढ निकाला है डॉक्टर साहब। लेकिन कितना सस्ता है, 10 आने महीना किराया है बस। अधिक है, बहुत अधिक है, 10 पैसे ही उचित होता। डॉक्टर साहब बोले, हम दुखी लोग किस तरह रहते हैं आपको आंखों से देखना चाहिए। बहुतों के लिए तो यही राजमहल है। तब तो भगवान मुझे महल से वंचित ही रखें। सुना है कल रात आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, क्षमा कीजिएगा। क्षमा तभी करूँगा जब आप ये कमरा छोड़ देंगे, इससे पहले नहीं। डॉक्टर हंस पड़े, बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तक अपूर्व ने देखा नहीं था। उसे एक मोड़े पर बैठी सुमित्रा को देखकर आश्चर्य हुआ। आप यहाँ हैं? मुझे क्षमा करें, आपको मैंने देखा ही नहीं था। अपराध आपका नहीं है, अंधकार का है अपूर्व बाबू। अपूर्व ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब आज आपका पहनावा कैसा है? आपका कहीं बाहर जा रहे हैं? डॉक्टर के सिर पर पगड़ी, बदन पर लंबा कोट, ढीला पजामा, पैरों में रावलपिंडी का नागौरी जूता, सामने चमड़े के बंधे कई गट्ठर थे। बोले, मैं तो अब जा रहा हूँ अपूर्व बाबू, ये सभी लोग यहीं रहेंगे। आपको देखभाल करनी होगी। इससे अधिक आपको कुछ कहना भी मुझे आवश्यक नहीं जान पड़ता। अपूर्व घबरा कर बोला, अचानक कैसे जा रहे हैं? कहाँ जाना है? डॉक्टर ने शांत स्वाभाविक स्वर में कहा, हम लोगों के शब्दकोश में क्या अचानक शब्द होता है अपूर्व बाबू? मामों के रास्ते में जाना है, उसके भी और उत्तर में। कुछ सच्ची जरी का माल है, सिपाही अच्छे दामों में खरीद लेते हैं। ये कहकर वो हंस पड़े। सुमित्रा बोल उठी, उन लोगों को पेशावर से एकदम हटकर मामू लाया गया है। तुम जानते हो उन लोगों पर कैसी बुरी निगरानी रहती है। तुमको बहुत से लोग पहचानते हैं। ये मत सोच लेना कि सबकी आंखों में धूल झोंक सकोगे। इधर कुछ दिनों तक न जाने से क्या काम नहीं चलेगा? अंतिम वाक्य कहते समय उसका स्वर कुछ विचित्र सा सुनाई पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुम तो जानती ही हो कि न जाने से काम नहीं चलेगा। सुमित्रा ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन क्षण भर में अपूर्व सारी घटना समझ गया। उसके समूचे शरीर में आग सी जलने लगी। किसी प्रकार पूछ बैठा, मान लीजिए यदि उनमें से कोई पहचान ही ले, यदि पकड़ ले? डॉक्टर बोले, संभव है, पकड़ लेने पर फांसी दे देंगे, लेकिन अब 10 बजे की ट्रेन छूटने में देर नहीं है। अपूर्व बाबू, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने फीते से बंधे बहुत बड़े पुलिंदे को बड़ी आसानी से पीठ पर रखा और चमड़े का बैग हाथ में उठा लिया। अभी तक भारती ने एक शब्द भी नहीं कहा था। बिना कुछ बोले पैरों में गिरकर प्रणाम कर लिया। सुमित्रा ने भी प्रणाम किया, लेकिन पैरों के पास नहीं, एकदम पैरों के ऊपर गिरकर। डॉक्टर ने कमरे के बाहर आकर अपूर्व के हाथ को पिछली रात की तरह अपनी मुट्ठी में भींच कर कहा, मैं अब जा रहा हूँ अपूर्व बाबू, मैं ही सव्यसाची हूँ। अपूर्व का चेहरा एकदम सूख गया। गले से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन आंखों के पलकों के गिरते गिरते उसके पैरों के पास स्त्रियों की तरह धरती पर गिरकर प्रणाम किया। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ भारती के सिर पर रखकर धीमे स्वर में क्या कहा सुनाई नहीं दिया। फिर वो तेजी से बाहर निकल गए। भारती और अपूर्व दोनों ने पीछे की ओर के बंद दरवाजे की ओर मुड़कर देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। दोनों चुपचाप होटल से बाहर आने लगे तो भारती ने कहा, चलिए अपूर्व बाबू, हम लोग अपने कमरे में चलें। लेकिन मेरा तो ऑफिस का समय। रविवार को भी ऑफिस? रविवार? ये बात है। अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, ये बात सवेरे याद आ जाती, नहाने खाने के लिए इतना घबराने की जरूरत ही ना पड़ती। आपको इतनी बातें याद रहती हैं, लेकिन इस बात को भूल गई। ऐसा ही हुआ है, लेकिन कल रात को आपका निराहार रहना मैं नहीं भूली। अपूर्व बोला, देर करने के लिए अब समय नहीं है, बेचारा तिवारी परेशान हो रहा होगा। भारती बोली, नहीं हो रहा, आपके जागने से पहले ही उसे आपकी कुशलता की सूचना मिल चुकी है। उसे क्या पता कि मैं यहाँ हूँ? पता है, मैंने आदमी भेज दिया था। यह सुनकर अपूर्व के मन पर से भारी बोझ उतर गया। तिवारी और जो कुछ भी क्यों न करे, लेकिन भारती के मुंह से निकली बात पर मर जाने की स्थिति में भी अविश्वास नहीं करेगा। प्रसन्न होकर अपूर्व बोला, आपकी नज़र चारों ओर रहती है। घर पर भाभी को भी देखा है, माँ को भी देखा है, लेकिन हर ओर जिसकी दृष्टि रहे ऐसा कोई नहीं देखा। सच कहता हूँ, आप जिस घर की स्वामिनी होंगी उस घर के लोग आंखें मूंद कर दिन बिताएंगे। किसी को कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भारती के चेहरे पर बिजली सी दौड़ गई। अपूर्व ने इसे नहीं देखा।
वो पीछे पीछे आ रहा था। इस पराये देश में आप ना होती तो मेरी क्या दशा होती बताइए तो। सब कुछ चोरी हो जाता, शायद तिवारी कमरे में ही मर जाता, ब्राह्मण के लड़के को डोम मेहतर खींच कर उठाते, मैं भी क्या रह पाता। नौकरी छोड़कर शायद चला जाना पड़ता। उसके बाद वही स्थिति, भाभीियों की गर्जना और माँ की आंखों के आंसू। आप ही तो सब कुछ हैं, सब कुछ बचा दिया आपने। फिर भी आपने आते ही मेरे साथ झगड़ा मचा दिया था। अपूर्व लज्जित होकर बोला, सारा दोष तिवारी का ही है, लेकिन माँ ये सुनकर आपको कितना आशीर्वाद देंगी ये आप नहीं जानती। कैसे जानूं? माँ के आने पर उन्हीं के मुंह से तो सुन पाऊंगी। माँ आएंगी इस बर्मा में, ये आप क्या कह रही हैं? भारती ने बल देकर कहा, क्यों नहीं आएंगी? कितनों ही की माँ आए दिन आ रही हैं। यहाँ आने में क्या किसी की जाति चली जाती है? अपूर्व जाकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। भारती बोली, भाभियाँ माँ की अच्छी तरह सेवा नहीं करती। आपको बहुत दिनों तक विदेश में नौकरी करके रहना पड़े तो उनकी सेवा कौन करेगा? माँ कहती है छोटी दुल्हन उनकी सेवा करेगी। भारती बोली, अगर वो भी सेवा ना करे तो आप रहेंगे विदेश में? बड़ी बहुओं की देखा देखी यदि वो भी उनकी तरह माँ की सेवा ना करके उन्हें कष्ट देने लगे तो क्या कीजिएगा? अपूर्व भयभीत होकर बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुलीन ब्राह्मण वंश से आकर किसी प्रकार भी वो मेरी माँ को कष्ट नहीं देगी। कुलीन ब्राह्मण वंश? भारती मुस्कुराकर बोली, अब रहने दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कहानी किसी दूसरे दिन आपको बताऊंगी। केवल माँ की सेवा के लिए ही जिससे विवाह करके आप छोड़कर चले आएंगे, उसके प्रति क्या ये आपका अन्याय नहीं होगा? अन्याय तो अवश्य होगा, और इस अन्याय के बदले में आप स्वयं न्याय की अपेक्षा करेंगे। कुछ पल मौन रहकर अपूर्व बोला, लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे पास और उपाय ही क्या है भारती? उपाय नहीं भी और हो भी सकता है, लेकिन असंभव बात की आशा आप बहुत बड़े कुलीन घर की बेटी से भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम कभी शुभ नहीं होगा। आपकी निर्ममता के बदले में वो जितना ही अपना कर्तव्य पालन करेगी, आप उसके सामने उतने ही छोटे हो जाएंगे। पत्नी के सामने अश्रद्धेय होने से बड़ा दुर्भाग्य संसार में कुछ और नहीं है। इस बार अपूर्व निरुत्तर सा हो गया। मित्र मंडली में शास्त्र के अनुसार नारी को आधुनिकता के विरुद्ध शास्त्र ग्रंथों में प्रमाण उद्धृत करके उन लोगों को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन इस ईसाई लड़की के आगे उसका मुंह नहीं खुला। वो इतना ही कह सका, कोई नहीं। भारती हंसकर बोली, एकदम कोई नहीं, ये बात नहीं है। कुलीन घर की ना होकर कहीं भी कोई हो सकती है जो आपके लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दे, लेकिन उसे आप कहाँ खोज पाएंगे? अपूर्व अपने आप में ही डूबा रहा। भारती की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। बोला, यही तो बात है। भारती ने पूछा, आप घर कब जाइएगा? क्या पता माँ कब चिट्ठी भेजती हैं। बाबूजी के साथ मतभेद होने के कारण माँ ने जीवन में कभी सुख नहीं पाया। उस माँ को अकेली छोड़ आने के लिए मेरा मन कभी तैयार ना होगा। फिर भारती की ओर देखकर बोला, देखिए, बाहर से देखने में हम लोगों की अवस्था कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन भीतर से बहुत खराब है। भाभियाँ किसी भी दिन हम लोगों को अलग कर सकती हैं। वहाँ जाकर शायद फिर लौट कर ना आ सकूँ। भारती बोली, आपको आना ही पड़ेगा। माँ को छोड़कर कब तक अलग रहूँगा? उन्हें सहमत करके साथ ले आइए, वो आएंगी। अपूर्व हंसकर बोला, कभी नहीं। माँ को आप नहीं जानती। अच्छा मान लो वो आ जाएं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं करूँगी। आप करेंगी? आपके घर में कदम रखते ही माँ बर्तन उठाकर फेंक देंगी। भारती बोली, कितनी बार फेंक देंगी? मैं रोज़ कमरे में जाऊँगी। दोनों हंस पड़े। भारती ने सहसा गंभीर होकर कहा, आप भी तो बर्तन फेंकने वालों के दल के ही हैं, लेकिन फेंक देने से ही सारा बखेड़ा समाप्त हो जाता तो संसार की सारी समस्याएं सुलझ जाती। विश्वास ना हो तो तिवारी से पूछ लीजिएगा। अपूर्व बोला, ये तो सच है। बर्तन तो फेंक देगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों में आंसू भी बहेंगे। आपके लिए उसके मन में अपार शक्ति है। थोड़ा सा सिखाने पढ़ाने से वो ईसाई भी बन सकता है। भारती बोली, संसार में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, ना नौकर के संबंध में और ना। यह कहकर उसने हंसी छिपाने के लिए मुंह नीचा किया तो अपूर्व का चेहरा लाल हो उठा। बोला, पर यह तो निश्चित है कि नौकर और मालिक की बुद्धि में कुछ अंतर रह सकता है। अंतर तो है, इसीलिए मालिक के सहमत होने में देर हो सकती है। भारती बोली। पर यह समझ अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, क्या आप ऐसा सोच सकती हैं? हाँ, सोच सकती हूँ। अपूर्व बोला, लेकिन मैं तो प्राण जाने पर भी धर्म का त्याग नहीं कर सकता।
प्राण जाना क्या वस्तु है, आप यही तो नहीं जानते। तिवारी जानता है, लेकिन इस विषय पर बहस करने से अब क्या लाभ है। आपकी तरह अंधकार में डूबे व्यक्ति को प्रकाश में लाने की अपेक्षा अधिक आवश्यक काम मुझे अभी और करने बाकी हैं। आप थोड़ी देर सो रहिए। अपूर्व बोला, मैं दिन में कभी नहीं सोता। मुझे तो मुट्ठी भर अन्न पकाकर खाना पड़ता है। सो नहीं सकते तो मेरे साथ नीचे चलिए। मैं क्या रसोई पकाती हूँ, किस तरह पकाती हूँ, यही देखिए। जब एक दिन मेरे हाथ का खाना ही पड़ेगा तो अनजान रहना उचित नहीं। यह कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपूर्व बोला, मैं मर जाने पर भी आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। मैं जीवित रहते खाने की बात कह रही हूँ, कहकर हंसती हुई नीचे चली गई। अपूर्व चिल्लाकर बोला, तब मैं अपने डेरे पर चला जाता हूँ, तिवारी परेशान होगा। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आलस से आ जाने के कारण वो आराम करने लगा। उठिए, दिन बहुत बीत गया। अपूर्व आंखें मलकर उठ बैठा। देख कर बोला, 3-4 घंटे हो गए, मुझे जगह क्यों नहीं दिया। जाइए, हाथ मुंह धो आइए, सरकार जी जलपान की थाली ले आए हैं। नीचे से हाथ मुंह धोकर आने के बाद अपूर्व जलपान करके सुपारी इलायची आदि मुंह में रखकर बोला, अब मुझे छुट्टी दीजिए, मैं अपने डेरे पर जाऊं। भारती बोली, ये नहीं होगा। तिवारी को मैंने सूचना पहुंचा दी है, वो घर पर स्वस्थ है, कोई चिंता नहीं है। आज सुमित्रा देवी अस्वस्थ हैं, नवतारा अतुल बाबू को लेकर उस पार गई है। आप मेरे साथ चलिए, आपके लिए प्रेसिडेंट का यही आदेश है। ये धोती मैंने ला दी है, उसे आप पहन लीजिए। कहाँ जाना होगा? मजदूरों के घर, आज रविवार के दिन वहाँ काम करना है। लेकिन वहाँ किस लिए? भारती ने हंसकर कहा, आप इस संस्था के माननीय सदस्य हैं, निश्चित स्थान पर न जाने से काम का ढंग नहीं समझ पाएंगे। चलिए। अपूर्व तैयार हो गया। अलमारी से एक चीज़ निकालकर भारती ने छिपाकर उसकी जेब में रख दी। अपूर्व बोला, ये क्या है? पिस्तौल है। पिस्तौल क्यों? आत्मरक्षा के लिए। इसका लाइसेंस है? नहीं। अगर पुलिस पकड़ लेगी तो दोनों की आत्मरक्षा हो जाएगी। कितने साल की सज़ा मिलेगी जानती हो? नहीं। चलिए। अपूर्व बोला, दुर्गा श्रीहरि, चलिए। लंबा रास्ता चलकर एक कारखाने के सामने पहुंचकर वो लोग फाटक के कटे दरवाजे से निकलकर अंदर चले गए। अंदर कारीगरों और मजदूरों को रहने के लिए टूटे फूटे काठ और टीनों की लंबी बस्ती थी। भारती बोली, आज काम का दिन होता तो यहाँ मार पीट खून खराबा हो रहा होता। ये तो छुट्टी के दिन की भीड़ से ही अनुभव कर रहा हूँ। सामने एक मद्रासी महिला पर्दा खिसकाकर पाखाने जा रही थी। पर्दे की हालत देखकर अपूर्व लज्जा से लाल होकर बोला, पथ के दावे करने हो तो कहीं और चलिए, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। प्रत्युत्तर में भारती हंस पड़ी। कई घरों को पार करके दोनों एक बंगाली मिस्त्री के घर में प्रवेश किए। उस आदमी की उम्र काफ़ी हो चली है। कारखाने में पीतल ढालने का काम करता है। शराब पीकर काट के फर्श पर लेटा मुंह बिगाड़ कर किसी को गालियां दे रहा था। भारती बोली, माणिक, किस पर नाराज हो रहे हो? सुशीला 2 दिन से पढ़ने क्यों नहीं गई? माणिक किसी तरह उठकर बैठ गया। पहचान कर बोला, बहन जी आओ बैठो। सुशीला तुम्हारे स्कूल में कैसे जाए बताओ? रसोई पानी बर्तन मांजने से लेकर लड़कों को संभालने तक का काम। छाती फटी जा रही है बहन जी। उस साले को अगर मार न डालूं तो मैं वैवर्त समाज से खारिज। बड़े साहब के पास ऐसी अर्जी भेजूंगा कि साले की नौकरी ही छूट जाएगी। भारती हंसकर बोली, वही करना, और अगर कहो तो सुमित्रा दीदी से कहकर तुम्हारी अर्जी लिखवा दूंगी। लेकिन कल तो फायर मैदान में हमारी मीटिंग है, याद है ना? तभी 10-11 वर्ष की एक लड़की आई। उसने शराब फर्श पर रखकर कहा, घोड़ा मार का शराब नहीं मिली, टोपी मार का ले आई हूँ। 4 पैसे बाकी बचे हैं बाबूजी। रमिया ने शराब में धुत होकर मुझसे क्या कहा था जानते हो? पिता ने रमिया के नाम एक भद्दी गाली दी। भारती बोली, वहाँ तुम मत जाना सुशीला। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ परसों रात को यदु चाचा के साथ चली गई। लाइन के बाहर किराए के एक मकान में रहती है। लड़की और भी कुछ कहने जा रही थी कि बाप गरज कर बोला, रहने दूंगा, ब्याही औरत है, रखैल नहीं, कहकर उसने नई बोतल की टोपी फाड़ डाली। अचानक भारती की साड़ी का छोर खींचकर अपूर्व बोला, चलिए यहाँ से। इससे पहले उसने भारती को कभी छुआ तक नहीं था। थोड़ी देर और ठहरिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे ज़बरदस्ती बाहर ले आया। कमरे में माणिक बोतल खोलकर गर्व से बोला, खून करके अगर फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो भी अच्छा है। मैं जेल या फांसी किसी से नहीं डरता। अपूर्व अग्निपिंड की तरह दहक उठा। हरामजादा, पाजी, लुच्चा, बदमाश, नरक कुंड बना रखा है।
यहाँ आपको कदम रखने में घृणा नहीं हुई? भारती बोली, नहीं, इस नरक कुंड का निर्माण इन लोगों ने नहीं किया। अपूर्व बोला, इन्होंने नहीं तो क्या मैंने किया है? लड़की की बात सुनी? उसकी माँ तीर्थ यात्रा करने गई है। निर्लज्ज, बेहया, शैतान। फिर कभी यहाँ आइएगा तो अच्छा ना होगा। भारती हंसकर बोली, मैं म्लेच्छ हूँ, मेरा यहाँ आने में क्या दोष है? अपूर्व क्रुद्ध होकर बोला, दोष नहीं है? ईसाई के लिए क्या अपने समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? मेरा कौन है जिसके प्रति उत्तरदायित्व दिखाऊं? किसके सिर में मेरे लिए पीड़ा होती है? ये आपकी चालाकी है, घर लौट चलिए। मुझे 5 जगह और जाना है, आपको अच्छा न लगता हो तो आप लौट जाइए। ये कहने से ही क्या मैं आपको छोड़कर जा सकता हूँ? ऐसी बात है तो मेरे साथ चलिए। मनुष्य पर मनुष्य के अत्याचार आंखें खोलकर देखने के लिए चलिए। केवल छुआछूत फैलाकर अपने आप साधु बनकर सोचते हैं कि पुण्य संचय करके एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ऐसा सोचिएगा भी मत। उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।